IVM हंस वाणी। हंस कथा मासिक अब आवाज की दुनिया में। आप सुन रहे हैं हंस वाणी। पेश है रजनी मोरवाल की कहानी ग्रे शेड्स, जिसे आवाज दे रहे हैं जश्न कलम के कलाकार राजेश कुमार। भाग 1। वो मेरे इतने करीब थी कि अगर उसने स्टार्च लगा अपना सलेटी स्कार्फ न पहना होता तो उसकी गरम गरम सांसें मेरे मुंह पर से होकर गुजर रही होती। मन किया कि हौले से उसके मुंह से उसका स्कार्फ उतार लूं और जमीन पर फेंक दूं, ताकि उसके स्कार्फ से छूटकर सारा का सारा सलेटीपन सफेद फर्श पर फैल जाए और फर्श से होता हुआ पूरा का पूरा सलेटी रंग जमीन में जज्ब हो जाए। पर क्यों? क्योंकि मुझे कोफ्त हो रही थी उसके इस बंधन से, इसलिए। और क्या। इस बार मैंने गौर से उसे देखा। वो भी मेरी तरफ ही देख रही थी। और देख क्या रही थी? लगभग घूर रही थी, वो भी शायद गुस्से में। ठीक ही तो है कि किसी लड़की को ऐसे टकटकी लगाकर देखना बदतमीजी की जद में आता है। विदेश में होता तो जेल ही हो जाती। यूं तो पूरे संसार में एक अकेला भारत ही ऐसा देश नहीं होगा जहां महिलाओं को किसी ऑब्जेक्ट की मानिंद घूरने की बीमारी ने जकड़ रखा हो, बल्कि कायनात के उद्भव से पूर्व ही इस रोग के कीटाणुओं ने जन्म ले लिया होगा। अब तो ये बीमारी बढ़ते बढ़ते सारे ब्रह्मांड के डीएनए में कुछ यूं घुल मिल गई है कि इंसानी रगों में सदा के लिए काबिज हो चुकी है। और तो और ये हम पुरुषों के व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। हम पुरुषों में भी पुरुष जो स्त्रियों को उसकी आत्मा से अलग करके सिर्फ एक चलती फिरती देह मान बैठे हैं, जो कि घूरे जाने लायक, मानो उन्हें देखना हमारे अधिकारों में शामिल है। मैं खुद से बातें किए जा रहा था। अचानक मुझे लगा वो कुछ बोली नहीं, शायद कुछ फुसफुसाई, क्योंकि उसके शब्द उस स्कार्फ से छनकर बाहर आते किसी ने सुने तो नहीं। वहां उपस्थित लोगों में से तो किसी ने नहीं। और किसी ने क्या, मैं तो स्वयं उसके बेहद करीब था। करीब मने कम से कम मैं अगली कुर्सी पर तो बैठा ही था भाई। जिस्मानी कुर्बत और रूहानी कुर्बत से अलहदा भी एक करीबी होती है, जो हमारे दिमागों में होती है, कभी कभी एक तरफा। शायद वैसा सा ही कुछ कुछ महसूसने के लिए कभी कभी अगली कुर्सी या अगली पिछली पंक्तियों में से सिलसिले पनप उठते हैं। पर मैं सिर्फ उसकी कुर्सी के करीब था। ना उस वक्त वो मेरे जहन में थी, ना ख्यालों में। उसके स्कार्फ के भीतर जो थी, वो कौन थी, क्यों वहां थी, शायद यही सब मेरी उत्सुकता का कारण था। बहरहाल मुझे उसके स्कार्फ से सख्त चिढ़ होने लगी थी। अचानक उसने मेरी ओर देखा भी और नहीं भी। उसने उस वक्त कुछ कहा। उसके लब हिले थे या नहीं मैंने नहीं देखा, पर उसकी बात उसकी स्याह लंबी लंबी बरौनियों यानी पलकों पर छलक आई थी। और हम दोनों की कुर्सियों के बीच उस किरची हुई खाली स्थान में कहीं खो गई थी। कुछ अनकहे शब्द मेरी कुर्सी पर छिटक आए थे, जिन्हें मैंने सहेजा था हथेलियों में। मैंने उसके इनविजिबल शब्दों को परखा था, फिर किसी स्क्रैम्बल गेम की तरह उन्हें एक एक करके अपने हिडन सांचे में जड़ने लगा था। मुझे उम्मीद थी कि मैं किसी न किसी वाक्य की संरचना कर ही लूंगा, तो मैं पूरी तन्मयता से उस खेल में जुट गया था। इतना कि मैंने लगभग एक वाक्य बस गढ़ ही लिया था। उस वाक्य को हथेलियों से उठाकर जब मैंने उधर देखा तो उसकी कुर्सी को खाली पाया। कितनी निराशा हुई बाय गॉड। क्या करता उस वाक्य का? उसे यूं भी तो नहीं छोड़ सकता था।
मैं आखिर इतनी मेहनत की थी मैंने उसे खड़ी पाई के भीतर ही भीतर एक अर्थपूर्ण ढंग से समेटने में। मैंने सोचा कि उसे पास की दोनों कुर्सियों के बीच बची पड़ी उसी बारीक किचन में समा दूं, जहां से मैंने उसे शब्द शब्द पिरोकर इतनी शिद्दत से एक सांचे में फिट किया था। अब उसे यूं अकेले भी तो नहीं छोड़ सकता था। मैं अपनी तन्मयता पर झींक भी नहीं सकता था, क्योंकि उस स्क्रैम्बल गेम को खेलने के लिए मुझे किसी ने उकसाया नहीं था। ना ही मैं इतना कमजोर व्यक्ति हूं जो किसी के कहे में जाऊं। मैं तो बिंदास, बेखौफ और मन माफिक जीवन जीने का आदी हूं। पर उस वक्त एक निरी वाक्य ने मुझे कमजोर कर दिया था। मैं उसे अपनी शर्ट के बाईं तरफ वाली पॉकेट में रखकर घर ले आया और बस तभी से उसे सहेजे हूं। किसी रोज लौटाऊंगा जो मिली वो, पर पहचानूंगा कैसे भला? सच बताऊं, इसीलिए मुझे उसका स्कार्फ चढ़ा रहा था। बंधन मुक्त जीवन का पक्षधर हूं मैं। इस तरह लोग एक दूजे के खोल के भीतर झांक कर सच्चे झूठे, अच्छे बुरे और राजी नाराजी में फर्क तो कर पाते हैं कि अलाना फलाना प्यार के काबिल है या नाकाबिल है। अब ये भला मास्क में रहकर कोई कैसे समझ या समझा सकता है? ये तो वही हुआ कि जैसे शुगर फ्री आइसक्रीम, डाइट कोक, पिज्जा विदाउट चिली फ्लेक्स या फिर केक विदाउट आइसिंग ऑन टॉप। अरे जरूरत क्या है खाने की? अब ये तो वही बात हुई कि प्रेम में सराबोर बदन और सेक्स विद कॉन्डम। और किया ही क्यों जाए? रूह के भीतर उतरे बिना कहीं एकात्म हुआ जा सकता है? छिलका उतरने के बाद ही फल के स्वाद का पता चलता है। मुलम्मे में लिपटी मासूमियत भी प्रेम में धोखा दे जाती है। वैसे कई धोखे हसीन भी होते होंगे, तभी ना इंसान इस ओर आंख बंद करके दौड़ लगाता रहता है। धोखा भी हो तो अपनी पसंद का होना चाहिए, तभी ना गिल्ट फ्री जीवन जिया जा सकता है। यस, आई डू बिलीव। प्रतिमा प्रतिमा अक्सर मेरी जिरह पर विराम लगाने के लिए रसोई से ही चिल्लाकर मुझे कूल डाउन करने की कोशिश करती थी, जबकि हकीकत में वो ऐसा कदापि नहीं मानती थी। लिहाफ में कोजी रहता है ना, प्रतिमा अक्सर मुझे समझाने के मकसद से कहती और शरीर के इर्द गिर्द लिपटी रजाई को मुंह तक खींचकर सोने की प्रक्रिया करने लगती थी। प्रतिमा प्रतिमा ही थी वो, निरी प्रस्तर की प्रतिमा, जिसमें प्राण फूंकने की तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी मैं उसमें सांसें नहीं पिरो सका था। तुम इतनी ठंडी क्यों हो? तुम हर वक्त इतने रोमांटिक कैसे रह लेते हो? तुम्हें देखकर प्रतिमा की बच्ची, मैं उसके कान को हौले से अपने दांतों में भींचता हुआ ठठा उठता था। मैं तुम्हें खा जाऊंगी। वो भी अपने नुकीले पंजों से मेरी पीठ को झूठ मूठ में खरोचने लगती थी, पर निढाल होकर उसकी गिरफ्त अक्सर छूटने लगती थी। रहने दो, तुमसे झूठ में भी कुछ नहीं होगा। उसे परे धकेलते हुए मैं अक्सर कुछ अधिक ही क्रूर हो जाता था। ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे साथ तो हूं ना, सिर्फ तन से, मन से नहीं। मैं बीच में उठकर कपड़े पहनता हुआ पाँव में चप्पल डालकर ही चल देता था। तुम्हें जो चाहिए दे तो रही हूं, रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते। उसकी कांपती हुई महीन आवाज दूर तक मेरी पीठ से टकराती रहती थी। शुरुआत में ये रूठने जैसा था, न मनाना किसी मनाने जैसा। ये तो सिर्फ एक क्रिया भर थी, रूठने मनाने का एक खेल जो न जाने कब बातों ही बातों में हमने इजाद कर लिया था और जिससे आनंदित होकर हम उसमें ऊब चुभ रहे थे। मैं दरवाजे तक जाकर लौट आता था और वो मुझे जकड़ देती थी। यूं सब कुछ बड़ा अग्रेसिव होकर हम पर से गुजरता था, जो हम दोनों को ही भा रहा था। फिर
धीरे धीरे मुझे रूठने से बोरियत होने लगी, उसे मनाने से, मुझे दरवाजे तक जाकर आने में, तो उसे मुझे आवाज देकर रोकने में। मुझसे नहीं होती है रोज रोज की रूठा मटक। मुझे घर के काम निपटाने होते, सुबह की तैयारी करनी पड़ती है। जब तुम तरंगित ही नहीं होते तो खामखा मुझे क्यों झंझोड़ते हो? चैन से सो क्यों नहीं चाहते? मुझसे नहीं होते ये तुम्हारे टाइप के चोंचले। उसकी आवाज में शिकायत नहीं बल्कि दृढ़ता भरा फाइनल अल्टीमेटम था, जिसे उस वक्त उसने निभा दिया था, किंतु आइंदा वो ऐसा ना कर पाएगी ये भी जता दिया था। आखिर एक रोज हुआ भी वही। मैं उसी तरह प्रेम के ऐन बीच से चप्पल पहनकर दरवाजे की दहलीज तक गया था, इस उम्मीद से कि उसके गिड़गिड़ाने की महीन ध्वनि मुझे रोकेगी। किंतु उस रात कुछ शायद ज्यादा ठंडक थी। मुझे उसकी आवाज को सुनने के लिए तनिक रुकना चाहिए था। क्या पता उसने आवाज दी ही हो और कमरे की सर्द दीवारों से टकरा कर लौट गई हो, पर लौटने से पहले उसकी आवाज मुझ तक आनी तो चाहिए थी। मैं अभी दहलीज को पार कर गया था और उसकी मिन्नतें करती आवाज ने मेरी पीठ पर दस्तक नहीं दी थी। मैंने यही मान लिया था कि उसने मुझे रोका नहीं था, और मैं भी कहां रुका था। अगले दिन मैं लौटा, किंतु उसे मुझसे कोई आशा ना थी और मुझे भी उसमें अपने प्रति पहले से भी अधिक शुष्कता दिखाई दी थी। तुम अपने नाम के अनुरूप हो या फिर इस नाम को चरितार्थ करने का बीड़ा उठाया तुमने? मैं उससे आजिज आ गया था और आर या पार का फैसला करना चाहता था। तुम मेरे नाम के नए नए अर्थ खोजो। मैं तो बस एक स्त्री हूं जो तुम्हारे घर को बसाने आई हूं। तुम सिर्फ एक स्त्री होने तक ही संतुष्ट क्यों हो? यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं उस पर झींकता रह जाता और वो रसोई में बर्तनों की उठापटक तेज कर देती थी। तुम पत्थर हो, बस एक पत्थर की एक प्रतिमा भर, जैसे पत्थर की कोई सिल। मन तो करता है कि सिर्फ तुम पर दे मारूं और सिर अपना फोड़ लूं। एग्जैक्टली, मैं पत्थर की प्रतिमा हूं। काश कि तुम मुझ में अपने घर की देवी देखते, ना कि बिस्तर गर्म करने वाली वेश्या। और वो अपना सारा गुस्सा थाली पर उतारते हुए उसे यूं धाम से सिंक में दे मारती, गोया कि वो स्टील की थाली ना होकर मेरा सिर हो। ये औरतें बनाई क्यों ऊपर वाले ने? तुम जैसे मर्दों के घर को स्वर्ग बनाने के लिए। यही प्रॉब्लम है तुम्हारी कि तुम घर से ऊपर उठकर सोच ही नहीं सकती। सोचो कि तुम पुरुष के बराबर हो, तुम्हारी अपनी देह की भी कुछ इच्छाएं अनिच्छाएं होंगी, अपने लिए जियो। छोड़ो, मैं भी कहां भेजा मारी कर रहा हूं। तुम तो रहोगी भाई झाड़ू कटके वाली घरेलू औरत। देवी पूजा, गणिका, मंगला, ये सब पदवियां तुम्हारी प्रजाति को छलने के शुगर कोटेड जुमले हैं, ताकि सम्मान देने के लिए। मैं कुछ ज्यादा ही बहस पर उतर आया था और वो शायद कभी तार्किक थी ही नहीं। शायद वो तो थी उस घर में सिर्फ एक घर के लिए, और बस उस घर की ही होने भर से ही उसकी संतुष्टि जुड़ी थी। स्त्रियों को बनाया ही ऐसा होगा ऊपर वाले ने, बस हमारी प्रजाति ही उन्हें समझ नहीं पाती। खैर, कोई अफसोस क्यों हो भला, वो भी इतने बरस बाद, जबकि प्रतिमा अब प्रतिमा श्रीवास्तव से पुनः प्रतिमा बनकर किसी और की जिंदगी में शामिल हो चुकी थी और 2 बच्चों की मां बनकर खुश थी। मम्मी ने बताया था कि बेहद खूबसूरत और बड़ा सा प्यारा घर बनाया है प्रतिमा और उसके हालिया पति ने मिलकर। लिहाफ में कोजी हो गई प्रतिमा आखिरकार। मैं अकेला ही मुस्कुराया। मेरी शर्ट की बाईं जेब में रखा वो वाक्य कुनमुनाया जिसका मैंने सुबह वहां प्लेसमेंट किया था। अब इसका क्या करूं? चलो इसे फाइल में ही रख छोड़ता हूं। इस मर्तबा जाऊंगा तो क्या पता वो फिर मिल जाए। मुझे सुबह का वाकया और फिर वही लड़की याद आई। हाँ, शायद
लड़की ही होगी, क्योंकि उसकी आवाज में अनुभव की खराश नहीं थी, बल्कि कम उम्र में ओढ़ ली गई जिम्मेदारी का ठहराव। ना जाने कब गुम हो चुकी थी वो अचानक। उसके बहाने से ही सही, किंतु मुझे स्क्रैम्बल गेम खेलने का पुराना शौक याद तो हो आया था। मम्मी कहती थी, शौक क्या है, एक चस्का है, पूरा दिन मुंह घुसाए बैठे रहो, ना खाने की फिक्र ना पढ़ाई की। बहरहाल मैंने शोकेस में से परत दर परत मोटी हो चुकी अपनी बीमारी की फाइल निकालकर पहले तो उसकी धूल साफ की थी, फिर बीच वाले प्रेस्क्रिप्शन पर उस वाक्य को सहेज दिया था, फिर पास ही रखे उस स्क्रैम्बल गेम पर जमी गर्द झाड़कर उसे भी फाइल के साथ अपने सिराने रखी शीशम की एंटीक तिपाई पर जमा लिया था। कुछ दिन चलो यूं भी तो गुजारे जाएं, बेवफा यार की गलियों में जाकर आए। मेरे बुदबुदाने पर मुझे खुद ही रश्क हो उठा था। आज भी मैं लिख सकता हूं यार। ये पुराना मर्ज भी मुझे उसके बहाने से याद आ गया। मैं फिर से शोकेस तक गया और उसमें से बरसों पुरानी डायरी को खोजने में जुट गया, जिसमें आधे अधूरी सी कुछ कविताएं और जिंदगी से जार जार होकर लिखी गई कुछ बेतुकी नज़में इकट्ठा थीं। डायरी के लिए मुझे कुछ ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। उसकी हालत मेरी जिंदगी की मानिंद बदतर होकर पुर्जा पुर्जा बिखर रही थी। खोलने की कोशिश में पीले पड़े पृष्ठ दर पृष्ठ बिखर कर जमीन पर जा पड़े थे। मैं उन्हें समेटने की उम्मीद में नीचे बैठ गया, तो फिर बहुत देर तक यूं ही बैठा रहा था। कुछ समेटने की आरजू में उस रात में बेतरह बिखरा और सुबह तक मेरी जिंदगी का हर हिस्सा डायरी के मार्फत हिज्जे हिज्जे होकर फर्श पर ही ढेर हो चुका था। उसी हालत में मैं वहां कितनी देर तक रोया और कितनी देर तक सोया पता नहीं। हालात भी सुध थे या मैं, क्या मालूम। अलबत्ता मैंने अगली दोपहर फर्श पर बिखरी उस डायरी को भली भांति बाइंडिंग करके अपने सिराने जरूर सहेज लिया था, ठीक उसी स्क्रैम्बल गेम की बगल में। अब उस सिपाही पर मेरे जीवन से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण चीजें थीं, जिनके बिना मेरा जीना मुश्किल भी था और नामुमकिन भी। उम्र तो ऐसी कुछ खास नहीं गुजरी मुझ पर, किंतु ये जिंदगी के मुद्दे नींद किसी कड़वाहट लिए मेरी उम्र पर कुछ इस कदर घेर घुमेर होकर लूम आए थे कि मैं चाहकर भी बेमौसमी अनुभवों की कच्ची पक्की निमोरियों को अपनी आत्मा पर असमय टपकने से रोक नहीं पाया था, और जिस्म से लेकर रूह तक का सैला हो चुका था। उस रोज अचानक किसी के सलेटी स्कार्फ के पीछे से जो कुछ भी बुदबुदाया, उस अनसुने को लिए लिए पिछले दौर तक लौट गया था, किंतु पुनः वापसी करते हुए मैं कितनी अमूल्य स्मृतियां बटोर लाया। मैं अपने आप का भी तो एक हिस्सा साथ ही घसीटे लिए चला आया। जिंदगी यूं भी क्या कोई जिया करता है जहां पना, कत्ल भी सजा खुद की ही शर्तियां करता है जहां पना। मैं धूप की गुंजाइश लिए दोपहर तक घर के अहाते से अपनी आराम कुर्सी सरकाता सरकाता बरामदे में टंगे झूले तक चला आया था। गुलाबी सर्दियों की कुनकुनी धूप में बैठे बैठे ऊँघना मेरा प्रिय शगल हो चुका था। इस दफे ख्यालों की खाम ख्याली जोर मारने लगी थी, सो साथ में डायरी भी लिए रहता था। ऊँघने से पहले मैंने उन वक्ती अल्फाजों को बीचों बीच के पन्ने पर उतार लिया। बीचों बीच ही क्यों, पुरानी आदतें भला यूं ही क्या खो जाती हैं। वस्ल की रात तो आती है पर कहां जाती है। ओह, मैं तो लिखने पर उतारू हो चला। अब इसे सुनाऊं किसे भला। लो, ये एक और टंटा उत्पन्न हो गया। बाई गॉड, मैं खुद से परेशान होने लगा। अजीब बेचैनी है भाई ये तो अब क्या दोस्तों की जुगत करूं। अब मैं तो उन्हें जाने कहां छोड़ आया था, या फिर उन्होंने ही मुझे छोड़ दिया था, क्या मालूम।
वक्त से दूर, बहुत दूर मैं चला आया यार। तुम तो थे रुके, मैं खुद ही चला आया यार। तो डायरी रखने से पहले मैंने इसे हर्फ दर हर्फ उतारा था, जैसे एक पूरे दिन का बोझ उतरा हो कंधों से। अंतड़ियों की कुलबुलाहट से याद आया कि बहुत देर हो चुकी है, मैंने कुछ खाया नहीं है, जबकि डॉक्टर ने मुझे हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाने की सलाह दी थी। पेट वाकई पीठ से चिपका जा रहा था। तकाजा कर करके गफूरन भी जब थक गई तो मेज पर खाने की थाली ढक कर चली गई थी। इन दिनों वो भी मुझसे कुछ कोफ्त खाई रहती है और बाज दफा मुझ पर जला भी चुकी थी। हालांकि बाद में उससे मुझ पर दया भी तुरंत आ जाया करती है। अब इतना तो हक बनता है गफूरन भी का, वे अन्नपूर्णा जो है मेरी, आखिर बीमारी के अलावा एक वही है जो बरसों से मुझे झेल रही है। वरना रक्त के संबंधों और कानूनी संबंधों ने तो कब का मुझे नयारा कर दिया था, और जो बचे थे उनसे मैं मोह त्याग आया था। गफूरन भी बोल नहीं सकती थी और मैं सुनने के सख्त खिलाफ। इसीलिए हमारा रिश्ता अब तक बरकरार है शायद। मोहल्ले में एक मेरा ही घर ऐसा था जो त्योहारों पर भी वीरान बस्ती के चौपट राजा की तरह सन्नाटे से लिपटा पड़ा रहता है। ये गफूरन भी ही हैं जिनकी छठी इंद्रिय न जाने कब मेरे दिल में दफन उदासी को भांप जाती हैं और बरसों पुराने मिट्टी के कुछ दीपक खोज लाती है। मिट्टी के रंग उड़े दीपक जो किन्हीं विस्मृत यादों के अवशेष की भांति घरनुमा उस मकान के बैकयार्ड में डेरा डाले पड़े रहते हैं, मेरी रजा के इंतजार में कि पहल कौन करेगा इस खत्म होने की शुरुआत की। हाँ, खत्म होने की भी एक शुरुआत होती है, जैसा हम में से बहुतों की हो चुकी होती है, जब वे मरने से पहले ही कई कई मर्तबा मर चुके होते हैं। जैसा उसने कहा था, मैं मर क्यों नहीं जाती। और मैं बीन लाया था बड़ी मेहनत से जोड़ जोड़ कर उसके टुकड़ा टुकड़ा शब्दों को एक वाक्य में पिरोकर, और बस तभी से उसे मस्तिष्क में फिट करके घूम रहा था। मुझे याद है एक मर्तबा वो अचानक बहुत जोर से हंसी थी। उसकी हंसी से हक बकाकर उसके साथ बैठी उस बुजुर्ग महिला ने, जो शायद उसकी माँ थी, उन्होंने भी उसकी तरफ गौर से देखा था। उसकी हंसी क्लिनिक के वेटिंग लाउंज में गूंजती रही थी। मैं उसकी खिलखिलाहट को भी बटोर लाना चाहता था, पर तब तक तो ना वो रही ना उसकी हंसी। लेकिन मरने की कल्पनाओं में उसकी बिंदास हंसी, वो हंसी क्यों थी? फिल वक्त तो मैं इसी ओहापोह से बाहर नहीं निकल पाया था कि वो थी कौन, उसकी उम्र क्या रही होगी, वो शादीशुदा थी, कुंवारी, तलाकशुदा, या मेरी ही तरह शर्तिया जिंदगी की मालकिन। मैं भी हम आज जी रहे थे जिंदगी कुछ अपने सलीके से। हम ना जाने ये क्या दर्द उठा लाए कि अब बूझ रहे हैं जिंदगी किसी और की। जिंदगी जिंदगी सीरियसली बची है क्या? हाँ, बची तो है। ये मेरे दिल की आवाज है जो मेरे ही सवालों को डोमिनेट करने पर उतारू हो चली थी। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय। ला ला ला, अगली सुबह मुझे गुनगुनाते देख गफूरन बीबी मुस्कुरा दी थी। उसने मुझे इस तरह शायद पहले कभी नहीं देखा था। उसके पोपले मुख पर हैरत भरे हाव भाव देखकर मैं और भी जोर से हंस पड़ा था और उसे उसके भौचक्केपन के साथ छोड़कर बाजार निकल गया था। थका हारा वापस पहुंचा तो गफूरन भी मुझे दरवाजे पर ही खड़ी मिली। वो पहले से भी अधिक भौचक अवस्था में मुझे घूर रही थी। हाँ, उस रोज घर कुछ अधिक ही साफ सुथरा मिला। शायद रोज ही होता होगा, और उसी रोज मेरी नजर ने घर को एक अलग अंदाज से देखा होगा। खैर, मैंने गफूरन बी की पीठ थपथपा दी। उसने मुस्कुराकर मेरे हाथ से सामान की थैलियां थाम ली और भीतर जाकर उसे जचाने लगी थी।
उस रोज पहली बार मेरे घर की दीवारों ने अपनी आत्मा में एक स्त्री की खुशी को महसूस किया था। गफूरन भी अगर आवाज की धनी होती तो यकीनन उस वक्त जरूर वो किसी शगुन भरे गीत का मुखड़ा गा रही होती। काम खत्म करके जाते वक्त वो चाबी के गुच्छे को बड़े प्रेम से कुछ देर तक टकटकी लगाए निहारती रही थी। फिर उसे पल्लू से पोंछकर अपनी कमर के पास साड़ी में खोस लिया था। उस रोज वो आदत के विपरीत मुझ तक चली आई थी और जाते जाते मेरी पीठ सहला गई थी। उसके स्पर्श में यकायक मां की जानी मानी थपकी झलकी थी। शायद हर उस उम्र की स्त्री के हाथों में एक ही प्रकार की छून का एहसास बसता होगा। गफूरन भी मेरे घर की आधी मालकिन भी थी, यानी कि जिस शाम मेरे घर लौटने से एन पहले प्रतिमा ने इस अधूरे घर को छोड़ा था, वो अपनी मर्जी से चाबियों का दूसरा सेट गफूरन भी को सौंप गई थी। मैंने प्रतिमा का यही पहला और आखिरी सम्मान अब तक बचाए रखा था। उस रोज गफूरन बी ने खाने में कुछ गजब का तड़का लगाया था। पूरा घर घी की खुशबू से महक रहा था। यह भी हो सकता है कि मेरे ही नासा छिद्रों ने ही गंध को महसूसना छोड़ दिया था। खाने की विविधता देखकर मेरी पुतलियां फैल गई थीं। अचानक उसकी पुतलियां स्मृति में कौन गई थी। उफ, मैं मर क्यों नहीं जाती। इस प्रश्न के भावों में आए उतार चढ़ाव से चांदी सा चमकीला आई शेडो उसकी लंबी पलकों पर उतर आया था। हाँ, कुछ नमी भी थी वहां जिसे उसकी आंखों ने अपने भीतर ही जज्ब कर ली थी। इसी कोशिश में शायद वो जोर से खिलखिला उठी थी। उस वक्त वो कुछ वियर्ड सी लगी थी। बेमौके बेसबब और बिन बात का यूं हंसना महज मुंह से निकली सांस मिश्रित आवाज भर होती है, जिससे ना गम कम होता है ना ही कोई खुशी झलकती है। अगर उसमें कुछ होता है तो स्वयं को भ्रमित करने का एहसास भर होता है, जिसका यथार्थ से कोई लेना देना नहीं होता। और यूं अप्रत्यक्ष हम उस हंसी से स्वयं को छलावा जरूर दे लेते हैं। अगले कुछ दिनों शहर के पुराने दोस्तों की खोज खबर लेने में जुट गया था, किंतु भयंकर गर्मी से घबरा कर घर लौट आया। फिर सोचा शाम सुबह ही ये सिलसिला रखा जाए। इधर ये कमर के बाएं हिस्से में अचानक दर्द की लहरें आवाजाही करने लगी थी। दवाइयां तो मैं डॉक्टर के बताए अनुसार नियमित रूप से लेता हूं, फिर भी शायद उम्र के इस पड़ाव पर यह सब तो होना ही है। माँ होती तो कहती ऐसी भी कोई उम्र नहीं हुआ है बबुआ तेरी। वो शांति का लड़का देख अभी 42 का हुआ है, तेरे से 2 बरस बड़ा ठहरा, फिर भी ब्याह हुआ कि नहीं हाल उसका। अरे दूजवर था वो भी, तो फिर तेरे लिए क्या लड़कियों का अकाल पड़ा है। तू हाँ तो बोल के देख बबुआ। मेरी चुप्पी इतनी लंबी होती गई कि माँ हमेशा के लिए चुप हो चुकी थी। माँ मुझे यूं ही छोड़कर चली जाएंगी, किसे पता था। अब सोचता हूं अच्छा ये किया कि माँ के दबाव में आकर मैंने दोबारा शादी नहीं की, वरना इस बीमारी में साथ निभा पाती या नहीं वो। खैर, उस रोज शाम तक मैंने 5 दोस्त ढूंढ निकाले थे, पंडित, मुन्ना, शेखू, फिरोज और जिगन्या। मैंने उन्हें असमय उनकी देह पर चढ़ाए खोल से खींचकर एकजुट किया और गोष्ठी जमाने का इंतजाम फिरोज के घर पर किया। वैसे भी फिरोज अकेला रहता था और पारसियों के पास दौलत, नौकर, चाकरों की कोई कमी नहीं होती। हमारे लिए नाश्ते पानी का इंतजाम भी आसानी से हो जाता। अब हर शनिवार की शामें हंसी ठहाकों और नीम अंधेरे तक दोस्तों की सोबत में गुजरने लगी। उस शनिवार मैंने कुछ ज्यादा ही बियर पी ली थी। अमूमन मैं पीता तो नहीं था, किंतु खुशी या दुख में एक आध पैग लगाने से गुरेज भी नहीं था मुझे। शनिवारी गोष्ठियों ने जीवन के सूने कोनों में व्यस्तता भर दी थी। बरसों से सख्त पड़े एहसासात शब्दों के साथ साथ पिघलकर बहने लगे थे। आदतें बढ़ते बढ़ते जरूरतें बन जाती हैं और जरूरतें इंसान को गुलाम बना लेती हैं। ये बात मैं इस उम्र में आकर जान पाया था कि गर्मी के लंबे तपते दिनों में एक एक बूंद तरसते हुए गुजारा करना कितना भयावह होता है।
प्यास से सूखे जाते कंठ में नमी पहुंचाने की खातिर बूंद बूंद थूक एकत्रित करते जाना, फिर उसे इत्मीनान से धीरे धीरे गटकते हुए जब उस रोज मैं अस्पताल के गेट तक पहुंचा तो लगभग बेहोश हो चुका था। एक धुंधली सी परछाई मेरी पुतलियों के सामने लहराई थी और दूर तक अंधेरे के बीच कोई मुझे स्ट्रेचर पर घसीटे लिए चले जा रहा था। मैं मर क्यों नहीं चाहता? मेरे आसपास एक मुंह ढका चेहरा बोला था, ना ना ना, ऐसा नहीं कहते। संघर्ष का नाम ही तो जीवन है। हम ईश्वर के सबसे प्यारे बच्चे हैं और वो जानता है कि हम हर एग्जाम पास कर लेंगे, इसीलिए तो वो हमें हर रोज एक नया क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने को सौंपता है। चुप रहिए, कृपया आराम कीजिए। इस बार उस स्लेटी स्कार्फ में से एक चेहरा झांका था, किंतु मैं उसे देख नहीं पा रहा था। अब जबकि वो मुझ पर झुका हुआ था, बेहद करीब, आंखें खोलने की तमाम कोशिशों के बाद भी वो अनदेखा ही रहा था। मैंने खुद से ही पूछा था, चमकीली आंखें, आराम से आराम से, आप ठीक हैं, थैंक गॉड। चुप रहें और डॉक्टर का कहा मानते जाइए। वो साया मुझसे ओझल हो गया था। मैं एक आज्ञाकारी शिष्य की तरह उसका कहना मानकर चुप हो गया था, या नींद का इंजेक्शन मेरी नसों में जज्ब होने लगा था शायद। रजनी मोरवाल की कहानी ग्रे शेड्स में अभी और भी रंग बाकी हैं। जानने के लिए सुनिए अगला भाग। सुनिए हंसवाणी को hanshindiMagazine.in पर या IVM पॉडकास्ट ऐप और वेबसाइट पर या फिर अन्य पॉडकास्ट ऐप्स पर। आशा है इस नए सफर में हमें आपका प्यार और साथ मिलेगा। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Advertising is Dead, Varun speaks to Rohit Raj, business partner at BBK Vines. Rohit talks about what it takes to be a creator's backbone and shares some exclusive tidbits from the marketing of Dindora. On Smarter with Sid, Siddharth tells us what to do next once we have our dream job. On Tere Mere Raste, Keshav points out the contrast in commuting by Indian and American railways. On Hanswani, here's the story Ulchan that asks a question about love and friendship. And on Marathi Kirkitun, the Deshmukhs dissect Padmatai Gole's famous poem Jafyacha Zada. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. We really do appreciate the word of mouth. Also, don't forget to rate us on any of the platforms that you're listening to us on, Spotify, Apple Podcasts, wherever it is. And we are also on YouTube. On YouTube, you can check out our various channels on ivmpodcast.com/YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and CoinSwitch Kuber. Thank you for making this possible. Do you like true crime stories? Do you like to learn about the people behind some horrible, awful crimes? More specifically, women that may have committed these crimes. Actually, Indian criminals that are women? Then we'd like to welcome you to our podcast, Misconduct. My name is Raghavi. And I am Nisha. We cover themes like murder, dacoity, drug trafficking, financial fraud, kidnapping, and many more. You can catch us every Wednesday on the IVM Podcast Network or wherever you get your podcast.